नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नीरज अग्निहोत्री आपके सामने लेकर आया हूँ 10th साइंस का हमारा टॉपिक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें हम बात करेंगे कि पहले चैप्टर में ये जो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें जो है वो कंसिडर करने हैं, जिससे हमारा जो डाउट है एक जो केमिस्ट्री को लेकर वो जो है क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन, जैसे कि चैप्टर में ही नाम है केमिकल रिएक्शन, केमिकल्स के बारे में हमने 8th 9th में पढ़ा हुआ है कि केमिकल्स क्या होते हैं, है ना। अब केमिकल बनता कैसे है, तो केमिकल जो है वो अपन देखें तो हमने जो है बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं 9th क्लास में केमिस्ट्री के अंदर कि भाई मेटल्स क्या हैं, नॉन मेटल्स क्या हैं, गैसेस क्या हैं, है ना। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं और ये चीज़ें जो है वो आपस में क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं, है ना। समझाया हुआ है कि ये चीज़ें जो है वो आपस में रिएक्ट कैसे करती हैं। तो यही जो एक मेटल दूसरे मेटल से या एक मेटल दूसरे नॉन मेटल से या एक गैस से जब रिएक्ट करती है, तो यही जो रिएक्ट करने का जो एक प्रॉपर्टी है वही क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अब यदि कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रही है ना, इफ एन केमिकल रिएक्शन अकर्स बिटवीन टू और मोर मेटल्स, नॉन मेटल्स और गैसेस और एनी अदर थिंग्स, then we say it is a chemical reaction, and to show this chemical reaction we need a equation, है ना। we need an equation, हमें एक इक्वेशन की ज़रूरत है जिसके थ्रू हम उस केमिकल रिएक्शन को शो कर पाए कि भाई ये जो केमिकल रिएक्शन है वो हम दर्शाएं कैसे, उसको हम शो कैसे करें। तो उसको जो शो करने का तरीका है वो क्या है, केमिकल इक्वेशन, कि हम एक इक्वेशन ऐसा बनाएं जैसे कि मैथमेटिक्स में इक्वेशन होते हैं ax + by + समथिंग जो भी है ना, तो अपन उसकी बात नहीं करेंगे। तो वैसे ही यदि हम किसी केमिकल रिएक्शन को शो करने के लिए कोई इक्वेशन बनाते हैं, एक लिखने का जो तरीका है उसको, उसे ही हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो हम बात कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी, केमिकल इक्वेशन से। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो भी सुन लीजिए आप। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है, यदि कोई केमिकल चेंज हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उस केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। अब यदि कोई केमिकल रिएक्शन है उसे हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं, उसे बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों होती है ना, क्योंकि 10th क्लास में इक्वेशन को बैलेंस करना जो है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आता है। फिर इसके बाद कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं ये हम पढ़ने वाले हैं, और कुछ अदर थिंग्स भी जैसे कि कोरोजन है, रेंसिडिटी है, इन सब के बारे में भी हम जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशन। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है, जो भी मैं डेफिनेशंस बताता हूँ, जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वो मैं आपको लिख कर समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। आप जो वीडियो है वो लास्ट तक देखें, और यदि आपको कहीं पर ऐसा लगता है कि कोई चीज़ जो है आपको नोट्स के फॉर्म में चाहिए है, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि सर मुझे ये चीज़ जो है आप नोट्स के थ्रू जो है प्रोवाइड करें, तो मैं आपको उसका PDF जो है आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकता हूं या ग्रुप में, जहां आप चाहें। तो चलिए शुरू करते हैं केमिकल इक्वेशन। ये जो मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ इक्वेशन, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये केमिकल इक्वेशन ही लिखा हुआ है मैंने। तो देखिए यहां पर मैंने केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। अब देखिए मैंने लिखा क्या है, अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो वर्ड में जाते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। मतलब एक केमिकल रिएक्शन जो है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, एक केमिकल रिएक्शन का, वेयर इन द रिएक्टेंट्स आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट्स है ना, रिएक्टेंट्स का मतलब है कि वो केमिकल्स, वो मेटल्स, वो नॉन मेटल्स या वो गैसेस जो आपस में रिएक्ट करने वाले हैं। तो वेयर इन द रिएक्टेंट्स गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड
एंड द प्रोडक्ट ऑन द राइट हैंड साइड। मतलब केमिकल इक्वेशन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एक केमिकल रिएक्शन का, जिसमें जो रिएक्टेंट्स हैं यानी कि जो रिएक्शन करने वाले हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, और जो प्रोडक्ट है यानी कि जो रिएक्शन के बाद बनने वाला जो कहना चाहिए जो ऑब्जेक्ट है या प्रोडक्ट है वो हमें राइट हैंड साइड में मिलेगा। तो इसका मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, तो देखें यहाँ पर हमने एक केमिकल रिएक्शन की है जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की H2SO4 जिसे हम बोलते हैं। तो क्योंकि मैं इनकी रिएक्शन कर रहा हूँ मतलब ये रिएक्टेंट्स होंगे, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हैं, और ये एक सिंबल है जो कि बताता है कि एक केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रही है। अब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के बाद हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट। मतलब जिंक क्या हो रहा है, H2 को हटाकर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, तो ZnSO4 प्लस H2 ये हमारा प्रोडक्ट है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा रिएक्टेंट्स लिखे जाते हैं और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स लिखे जाते हैं। और ये जो केमिकल इक्वेशन है वो एक केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो ये किसकी डेफिनेशन है, केमिकल इक्वेशन की। ठीक है, आगे अब कोई केमिकल रिएक्शन यदि होती है तो उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि चेंज हो सकती हैं, उसके बारे में एक बार हम जो है बात कर लेते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए कोई केमिकल रिएक्शन हुई है ना, जैसे कि अभी पिछली हमने देखी लास्ट जो थी, अब ऐसे ही अदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें चेंजेस हो सकती हैं। तो ऐसी 4 चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिल सकती हैं, जो मेनली हम देख कर एक केमिकल रिएक्शन को प्रैक्टिकल करके समझ सकते हैं। तो पहला तो है चेंज इन स्टेट। अब स्टेट में कैसे चेंज होता है, तो स्टेट आपको मालूम है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हो सकता है कि हमने जो रिएक्टेंट्स लिए हों वो लिक्विड स्टेट में रहे हों या सॉलिड स्टेट में रहे हों या गैस स्टेट में रहे हों, लेकिन जब वो प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो उनकी जो स्टेट है सॉलिड से लिक्विड हो जाती हो या लिक्विड से गैस हो जाती हो या गैस से सॉलिड, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। तो एक केमिकल रिएक्शन के बाद हमें स्टेट में भी चेंज देखने को मिल सकता है। दूसरा है चेंज इन कलर। अब मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन के पहले प्रोडक्ट्स का जो कलर था वो कुछ और था, लेकिन जब केमिकल रिएक्शन हुई तो जो प्रोडक्ट हमें मिला है ना रिएक्टेंट्स के कलर से डिफरेंट था, है ना। मतलब एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का कलर कुछ और है, लेकिन जब उनको हम मिक्स करते हैं, केमिकली रिएक्ट कराते हैं, तो जो कलर बनता है वो डिफरेंट बनता है। ठीक है ना। 1-2 रिएक्शंस में आपको आगे बताऊंगा जिसमें आपको ये जो चेंज इन कलर जो मैं समझा रहा हूँ वो चीज़ समझ आ जाएगी। तो थर्ड देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। यानी कि हो सकता है कि जब हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्टेंट्स कुछ ऐसे हों कि जब वो प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो कोई ना कोई गैस जो है वो एक्सक्रीट होती है, बाहर निकलती है ना। तो वहाँ पर क्या कहेंगे हम कि भाई इवोल्यूशन ऑफ गैस इज हैपनिंग इन दिस केमिकल रिएक्शन। मतलब कि गैस जो है वो बाहर निकल सकती है। अब वो जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, हाइड्रोजन भी हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकती है, कोई भी गैस वहाँ पर हो सकती है। ठीक है ना। और उसको जब हम यदि आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो सिंपली शायद अपन ने पढ़ा भी है कि यदि हाइड्रोजन जो है वो एवोल्यूट हो रही है, एक्सक्रीट हो रही है, तो वहाँ पर यदि हम एक माचिस की तीली ले जाते हैं तो वहाँ पर हल्की सी ब्लिस्टरिंग होती है, मतलब कि चट 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 की आवाज़ आती है। ये प्रैक्टिकल शायद किया हो आप लोगों ने या ना किया हो। और यदि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है किसी केमिकल रिएक्शन में, तो यदि हम एक माचिस की तीली ले जाते हैं तो वहाँ पर जो माचिस की तीली में जो आग लगी हुई है वो जो है बुझने की कोशिश करती है। ठीक है, तो ये है। फिर लास्ट है चेंज इन टेम्परेचर। हो सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में
जब हम उनको केमिकली रिएक्ट करा रहे थे उसके पहले, प्रोडक्ट बनने के पहले उसका जो टेम्परेचर है वो कुछ और रहा हो, और रिएक्शन के बाद जब प्रोडक्ट बनता है तो उसका जो टेम्परेचर है वो कुछ और हो। यानी कि हो सकता है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए या टेम्परेचर कम हो जाए, कुछ भी वहाँ पर हो सकता है। तो ये 4 तरीके के मेन चेंजेस जो हैं वो हमें एक केमिकल रिएक्शन में देखने को मिलते हैं रिएक्शन के बाद। ठीक है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब भाई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है तो हम एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन। अब क्या क्या बोला है मैंने, हम समझते हैं इसको। अ केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन विच the total mass of the elements, ठीक है, elements present in the products of a chemical reaction, मतलब जो प्रोडक्ट्स का में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनका जो मास है ना, किसके इक्वल होना चाहिए, टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का सीधा मतलब है कि जो मास प्रोडक्ट में प्रेजेंट एलिमेंट्स का है वही मास रिएक्टेंट्स में प्रेजेंट एलिमेंट्स का भी होना चाहिए, तभी वो इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। अदरवाइज वो बैलेंस्ड नहीं होगा, हमें फिर वो उसे बैलेंस करना होगा। ठीक है, तो वो तो बाद में देखेंगे हम कि कैसे बैलेंस करना है। फिलहाल हम बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में। इसका एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, इसको समझ लीजिए कि बैलेंस्ड क्यों है ये। तो देखिए भाई प्रोडक्ट में जिंक सिंगल दिख रहा है आपको, यानी कि 1 लिख दूं मैं, फिर सल्फेट SO4 ये अकेला एक एटम है सल्फेट का, तो यहाँ पर भी 1 लिख दिया। हाइड्रोजन कितना लिखा हुआ है यहाँ पर इसके साथ, तो 2। अब ठीक है ना, ये भाई प्रोडक्ट हो गया। अब सेम नंबर ऑफ जो मास है एलिमेंट्स का वो रिएक्टेंट्स में भी होना चाहिए। देख लेते हैं, जिंक यहाँ पर भी 1 ही दिख रहा है, तो 1 है। हाइड्रोजन H2 दैट मीन्स यहाँ पर भी 2 है। सल्फेट यहाँ पर भी 1 है। तो देखिए जितना मास एलिमेंट्स का रिएक्टेंट्स में है उतना ही मास जो है रिएक्टेंट्स में भी मौजूद है। मतलब कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स में एलिमेंट्स का जो मास है वो बिल्कुल इक्वल है, इसलिए ये जो इक्वेशन है वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप मतलब कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है और केमिकल इक्वेशन क्या है। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं कि ये जो केमिकल इक्वेशंस हैं इनके टाइप्स क्या क्या हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या बनेंगे, क्या क्या हो सकते हैं। अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस या केमिकल रिएक्शंस। तो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, चल फर्स्ट है कॉम्बिनेशन। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहली हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी कि अ रिएक्शन इन विच a single product is formed from 2 or
और मोर रिएक्टेंट्स, मतलब रिएक्टेंट्स 2 से ज़्यादा हैं, 2 या 2 से ज़्यादा हैं और उनको मिलाकर यदि एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो वहाँ पर जो रिएक्शन होगी उसे हम बोलेंगे कि भाई ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन का एक और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। फिर ऐसे ही नीचे आ जाते हैं, हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, दैट मीन्स इसे हम बोलते हैं क्विकलाइम। यदि हम कहना चाहिए डेली जो वर्डिंग्स यूज़ करते हैं इस तो उसके टर्म्स में ऐसे बोला जाता है क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड। और जब इस कैल्शियम ऑक्साइड में H2O मिक्स किया जाता है मतलब वाटर, तो ये बन जाता है CaOH ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। तो मैं लिख दूं इसे कि क्या है ये है क्विक लाइम और ये है स्लेक्ड लाइम। तो ध्यान रखिएगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, अ रिएक्शन इन विच एक ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसके एग्जांपल्स ये रहे आपके सामने। नेक्स्ट जो है वो है कॉम्बिनेशन से ऑपोजिट, है ना। तो अब यदि कॉम्बिनेशन में 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसका उल्टा क्या होगा, तो इसका होगा उल्टा डीकम्पोजिशन। ठीक है, तो सेकेंड क्या लिख लें हम, डीकम्पोजिशन। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि भाई ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। तो पहले मैं डेफिनेशन लिख लूं, उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट है और वो ब्रेक होकर क्या करता है, सिंपलर प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड करता है। मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है पिछले कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल रिएक्टेंट है जिसे हीट प्रोवाइड करने पर वो ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद सिंपलर प्रोडक्ट्स में वो जो है वो बट जाता है। ठीक है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया उसका, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम हीट देते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ हीट, यहाँ पर भी लिख देता हूँ। अब देखिए ये जो हीट मैं लिख रहा हूँ, ये हीट किसी भी फॉर्म में हो सकती है। हो सकता है कि हम उसे बर्न कर रहे हो या हो सकता है कि उसे हम सनलाइट के फॉर्म में हीट प्रोवाइड कर रहे हो। वो जो हीट है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने हीट जो है प्रोवाइड की, तो वहाँ पर ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। ऐसे ही 2AgCl सिल्वर क्लोराइड, इसे जब मैंने हीट दी तो यहाँ पर जो हीट है वो सनलाइट के फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे हम। तो यहाँ पर यदि मैं हीट इसे देता हूँ तो ये ब्रेक हो जाता है और किस में ब्रेक होता है, Ag मतलब सिल्वर और Cl2 मतलब क्लोरीन के फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। और ये जो 2AgCl है इसका जो मिक्सचर है वो लिक्विड फॉर्म में वाइट कलर का होता है, लेकिन जैसे ही हम इसे सनलाइट देते हैं तो इसका जो कलर जो है वो भी चेंज हो जाता है, जो कि वाइट से ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो है वो प्रोडक्ट यानी Ag और Cl में ब्रेक हो जाता है। तो ये थी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसे हम एक और नाम से बुलाते हैं, वो क्या होगा वो मैं आपको बता दूंगा। और नेक्स्ट जो है हमारी थर्ड केमिकल इक्वेशन, उसके बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सी हैं, इतना टफ नहीं है केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के थ्रू समझना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, थर्ड जो है वो है डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसके बाद बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर देखें ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
भी बिल्कुल सिंपल है, हमारी लास्ट की जो रिएक्शंस थी उनके जैसे ही। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? अ रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव रिएक्टेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव रिएक्टेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि पक्का जो है कोई किसी को डिस्प्लेस कर रहा होगा, मतलब हटा रहा होगा अपनी जगह से, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर होता क्या है? अच्छा, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक हाईली रिएक्टिव रिएक्टेंट जो है, मतलब एक पावरफुल रिएक्टेंट, पावरफुल मेटल, नॉन मेटल, कुछ भी हो सकता है ना, वो जो है अपने से कम पावर वाले रिएक्टेंट को उसके प्लेस से हटाकर खुद वहां पर जाकर बैठ जाए, तो वो जो केमिकल इक्वेशन है वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सिंपल सी बात, यदि अपन सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करें तो, है ना। तो भाई यहाँ पर एग्जांपल क्या होंगे उसके? तो देखिए Fe जो है वो Cu के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव है, तो Fe क्या करेगा? Cu को इसके कंपाउंड CuSO4 से अलग करके खुद उसकी जगह पर जाकर बैठ जाता है और Cu जो है वो अलग हो जाता है। तो देखिए क्या बना? Fe प्लस CuSO4, दैट इज आफ्टर रिएक्शन FeSO4 प्लस Cu अलग हो गया। Fe ने Cu की प्लेस जो है वो ले ली, उसको डिस्प्लेस करके। नेक्स्ट जिंक प्लस CuSO4, यहाँ पर जिंक भी जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक ने कॉपर की प्लेस ले ली, यानी कि जिंक ने सल्फेट के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बना लिया, ZnSO4 बना लिया, और Cu जो है वो अलग हो गया उस कंपाउंड से। तो ये थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें आपने समझा कि डिस्प्लेसमेंट में कौन किसे डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो हम नेक्स्ट लिख रहे हैं वो है डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये हमारी फोर्थ रिएक्शन है, इसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे वहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट जो है वो डिस्प्लेस करता था अनदर रिएक्टेंट को, लेस रिएक्टिव रिएक्टेंट को, यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स ऐसे होंगे जो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर पाएंगे। लेकिन कैसे होंगे, क्या होंगे, तो वो हम डेफिनेशन के थ्रू देख लेते हैं। तो मैं पहले डेफिनेशन लिख लूँ, फिर आपको समझा दूंगा। तो देखिए ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसकी मैंने डेफिनेशन लिख ली है। अब इसको मैं समझा देता हूँ। तो देखिए अ रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है ना, ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। कहाँ? तो बिटवीन द रिएक्टेंट्स, मतलब जो रिएक्टेंट्स हमारे हैं उनमें यहाँ पर कंपाउंड होंगे, हमारे जो रिएक्टेंट्स होंगे वो एक्चुअल में कंपाउंड फॉर्म में होंगे। तो क्योंकि दोनों रिएक्टेंट्स हमारे कंपाउंड होंगे, तो दोनों के जो आयंस हैं, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वहाँ पर जो पॉजिटिव वाला है वो अनदर नेगेटिव वाले से जाके रिएक्ट करेगा, और जो दूसरे वाले में जो पॉजिटिव है वो पहले वाले के नेगेटिव वाले से आकर रिएक्ट कर लेगा। जैसे यहाँ पर हम देखें, उसके एग्जांपल से समझ लेते हैं। Na2SO4 सोडियम सल्फेट, यहाँ पर सोडियम जो है वो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव आयन है, और यहाँ पर Ba पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव आयन वाला है। ऐसे यहाँ पर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब क्या होगा, यहाँ पर आयन्स एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी कि ये जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव वाले के साथ जाकर रिएक्ट करेगा, मतलब Na किसके साथ? Cl के साथ। तो देखिए हुआ है वहाँ पर 2NaCl। अब ये 2 क्यों है? क्योंकि बैलेंस करना पड़ा हमें वहाँ पर। मैं बैलेंसिंग आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल इसमें हम रिएक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। आप टेंशन बिल्कुल ना लें कि सर बैलेंसिंग कैसे करना है, वो मैं बिल्कुल आपको अच्छे से समझाऊंगा। फिर देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो पॉजिटिव है यानी कि Ba जो है पॉजिटिव है, ये किसके साथ जाकर रिएक्ट करेगा? नेगेटिव वाले के साथ, यानी कि सल्फेट के साथ। तो ये बनाएगा BaSO4, दैट मीन्स बैरियम सल्फेट। वो होगा सोडियम क्लोराइड और ये होगा बैरियम सल्फेट। तो मैंने जो सेकेंड एग्जाम्पल लिया है वो भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जिसमें Na जो है वो पॉजिटिव है और Cl जो है वो नेगेटिव है। अब ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे? तो मैंने लिया है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट में Ag जो पॉजिटिव है, नाइट्रेट जो नेगेटिव है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव वाला है
यानी Na ये नेगेटिव वाले के साथ रिएक्ट करेगा और Ag यहाँ पर जो पॉजिटिव वाला है वो Cl के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन ही बनता है। ये मैंने समझाया भी है पहले आप लोगों को 9th में, यदि याद हो तो। तो देखिए AgCl सिल्वर क्लोराइड एंड NaNO3 दैट इज सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर आपने देखा कि आयंस का एक्सचेंज हुआ और डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि दो जो एलिमेंट्स हैं उन्होंने अपनी जो है प्लेस, रिएक्टेंट्स में जो एलिमेंट्स हैं उन्होंने अपनी प्लेस जो है वो चेंज कर ली, इसलिए इसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत इजी है ये रिएक्शन समझना, कोई बहुत टफ नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक ही बार में दो रिएक्शन समझाऊं जिसमें हम उनमें अंतर भी कर पाएँ, ठीक। तो फिलहाल मैं इसे भी रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि हम अभी रिएक्शंस के ही टाइप पढ़ रहे हैं, तो बार बार वो लिखा रहे, जगह घेर रहा है वो, उसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। तो हमारी 5वीं रहेगी ऑक्सीडेशन और 6वीं होगी रिडक्शन। तो पहले मैं डेफिनेशन लिख लूँ, एग्जाम्पल लिख लूँ, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की डेफिनेशन लिख दी है। समझ लेते हैं हम, पहले शुरुआत करते हैं ऑक्सीडेशन से। तो ऑक्सीडेशन मतलब इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई सब्सटेंस जो है उसमें ऑक्सीजन जाकर जुड़ जाती है या वो सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन गेन करता है ना, ड्यूरिंग अ रिएक्शन, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिएक्शन नाम से समझ में आ रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन गेन करता है किसी अदर सब्सटेंस से या किसी अदर कंपाउंड से, या हो सकता है कि वो सीधे की सीधे ऑक्सीजन से रिएक्शन कर ले, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मैंने एग्जांपल लिया है, जो कॉपर है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सीधे सीधे कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, यानी कि यहाँ पर कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया है, मतलब कॉपर जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ गया है, इसलिए ये रिएक्शन कहलाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। फिर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है इफ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन, मतलब एक सब्सटेंस में ऑक्सीजन पहले से ही ऐड है, लेकिन यदि वो सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन को लूज कर देता है तो वहां पर जो रिएक्शन होगी उसे हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन, रिड्यूस होना, कम होना। तो किसका कम होना? ऑक्सीजन का कम होना, ठीक है। अब यहां पर मैंने एग्जांपल लिया है, कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करता है तो जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से जाकर रिएक्ट हो जाती है, मिक्स हो जाती है, और कॉपर जो है वो ऑक्सीजन को लूज कर देता है, खो देता है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाती है कॉपर से। इसलिए ये जो रिएक्शन है इसे हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। बहुत सिंपल रिएक्शंस हैं ये, है ना। थोड़ा सा हमें जो है बस वर्ड्स पर जाना पड़ेगा कि वर्ड्स क्या बोल रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ही डेफिनेशन को समझना होगा। तो ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल बहुत ईजी है, ठीक है। अब एक रिएक्शन ऐसी है जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉम्बिनेशन है ना, मतलब उसमें ऑक्सीजन गेन भी होती है और ऑक्सीजन जो है रिड्यूस भी होती है, तो वो रिएक्शन कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अ रिएक्शन इन विच one substance gains oxygen and another substance loses oxygen, then this reaction is called redox reaction, है ना। और इसका एग्जाम्पल यदि हम देखते हैं तो बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल है, मैं आपको तुरंत लिख कर बता देता हूँ। यहाँ पर इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है रेडॉक्स रिएक्शन की, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम डेफिनेशन देख लें। A reaction
इन विच वन सब्सटेंस, और रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं हम, वन रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज्ड while other is reduced, है ना। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, और दूसरा जो रिएक्टेंट है वो रिड्यूस होता है, यानी कि वहाँ से जो है ऑक्सीजन हट जाती है या कम हो जाती है। तो इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जिंक ऑक्साइड जब कार्बन से रिएक्शन करता है, ठीक है ना, तो यहां पर जो ऑक्सीजन है वो जिंक से अलग हो जाती है, ठीक है, जिंक से अलग हो जाती है और कार्बन के साथ रिएक्शन कर लेती है और बना लेती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो भाई कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहां पर रिडक्शन होता है ये देख लेते हैं हम। तो यहां पर देखिए आप, और ये यहां, ठीक है, ये दो पार्ट है इस केमिकल रिएक्शन के। तो ये जो है ये रिडक्शन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन जो है वो कम हो गई है। और ये वाला जो पार्ट है ये है ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, है ना। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन जाकर ऐड हो गई है। और जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो ये पूरी की पूरी रिएक्शन क्या कहलाती है? रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अदर रिएक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, है ना, जो कि इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। मैं रफ कर देता हूँ इसे। अगली जो रिएक्शंस हैं वो है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। तो इन्हें भी मैं जो है एक ही बार में आपको समझा दूंगा। तो मैं हेडिंग डाल दूं एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। तो पहले मैं डेफिनेशन लिख लूं, उसके बाद मैं इसे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखिए यहां पर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं हम। अब देखिए हुआ क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसी रिएक्शन? अ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, है ना, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है। यहां पर मैं लिख देता हूं, मैंने लिखा नहीं है, सनलाइट। मतलब कि उस रिएक्शन को प्रोसेस करने के लिए हमें उसे हीट देना पड़े, सनलाइट देना पड़े, तो वो रिएक्शन जो है वो कौन सी रिएक्शन होगी? एंडोथर्मिक। अब मैंने एक एग्जांपल लिया है कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है उसे जब हम सनलाइट प्रोवाइड करते हैं या हीट एक्चुअल में वो हीट का ही फॉर्म है, तो हमने जब उसे सनलाइट प्रोवाइड की तो वो जो AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड था वो अपने रिएक्टेंट्स में ब्रेक हो गया, सॉरी जो दो पार्ट थे उसमें ब्रेक हो गया, यानी कि सिल्वर प्लस ब्रोमीन दोनों में वो जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े या एनर्जी एब्जॉर्ब हो, वो रिएक्शन कहलाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। अब आगे हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? तो अ रिएक्शन इन विच एनर्जी और हीट इज रिलीज, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिससे हीट और एनर्जी जो है वो बाहर निकलती है, उसे देनी नहीं पड़ती, अपने आप ही बाहर निकलती है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिससे जो हीट है वो एक्सक्रीट हो, EX से हम समझ सकते हैं एक्सक्रीट हो, बाहर निकले, तो वो रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका मैंने एक एग्जांपल लिया है, C6H12O6 यानी ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये तो बाहर निकलते हैं, इनके साथ एनर्जी भी जो है ATP के फॉर्म में बाहर निकलती है।
अब ये मैंने ये एग्जांपल ही क्यों लिया है तो थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है। देखिए होता क्या है हमारी बॉडी में, जब हम कोई भी चीज़ खाना जो हम खाते हैं है ना, तो वो जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है, या कहना चाहिए उसका जो मेन पार्ट जो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, या ग्लूकोज जब बॉडी के अंदर जाता है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। वो ग्लूकोज या वो जो खाना है वो बर्न होता है, ऑक्सीजन क्योंकि बर्निंग में हेल्प करती है तो वो बर्न होता है। और जब वो बर्न होता है तो बर्न होने के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको मालूम है कि हम जब इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है जो कि बर्निंग में हेल्प करती है, और जब एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो यही प्रोसेस है यहाँ पर, ठीक है ना। तो भाई हुआ क्या, अब ग्लूकोज ने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली। जब हमने सांस बाहर छोड़ी यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, ऑब्वियस सी बात है। H2O यानी कि वाटर, हमारी बॉडी से कभी पसीना निकलता है या हम जो है एक्सक्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, है ना, तो वो भी जो है वाटर के फॉर्म में निकलती है, वो भी एक्सक्रीट करते हैं हम। और जब हम खाना खाते हैं या ग्लूकोज जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो आपको मालूम है कि जब भी हम खाना खाते हैं, डाइजेशन होता है फूड का, तो एनर्जी डेफिनेटली हमें मिलती है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें जो है हीट या एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, बाहर निकलती है। तो ये आप समझ गए होंगे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बीच में क्या एक डिफरेंस है, या दोनों जो है रिएक्शंस क्या हैं। अब एक रिएक्शन रह जाती है, उसके बारे में और बात कर लेते हैं। तो वो है, चलो मैं इसको रफ कर दूं फिर उसके बारे में बात करता हूं। प्रेसिपिटेशन। अगली रिएक्शन क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। पहले मैं डेफिनेशन लिख लूं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं इसे। तो देखिए लास्ट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट यानी कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है ना। इनसॉल्युबल सब्सटेंस का मतलब है कि जैसे झाग बन रहा है, कोई रिएक्शन ऐसी है जिसमें झाग बन रहा है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि वो जो बना है झाग, है ना, वो इनसॉल्युबल है, वो मिक्स नहीं होता कभी भी वाटर के साथ, आपने देखा होगा, ठीक है, ऊपर ही ऊपर तैरता रहता है। तो उसका यदि हम एक एग्जांपल लेते हैं तो सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो बेरियम सल्फेट का जो कहना चाहिए जो अपर लेयर है जिसे हम झाग बोल रहे थे वो ऊपर की तरफ निकल जाता है, और सोडियम क्लोराइड जो है वो लिक्विड फॉर्म में जो है वो उस झाग के नीचे जमा रहता है, ठीक है। तो ये BaSO4 प्रेसिपिटेट है जो कि इनसॉल्युबल होता है NaCl में, जैसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो समझ गए होंगे आप कि ये जो रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, इनसॉल्युबल जिसे सब्सटेंस बोलते हैं हम, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये सारे जो मैंने आपको 10 टाइप्स बताए हैं, ये सारे जो हैं रिएक्शंस के टाइप्स हैं। अब हमने आज जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उसे ध्यान से समझें, मैंने समझाया हुआ है आपको, देखें और कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को आप जो है नोट डाउन कर सकें आप अपनी कॉपी में। यदि कहीं प्रॉब्लम होती है आपको नोट्स बनाने में तो आप बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको नोट्स के फॉर्म में वो चीज़ बिल्कुल प्रोवाइड करूंगा और कोशिश करूंगा और अच्छे से आपको वो चीज़ें समझाऊं जिससे आपको पूरी की पूरी जो है वो हेल्प मिल सके हमारे नोट्स के थ्रू। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं नेक्स्ट क्लास में और भी जो टॉपिक इस चैप्टर में बचे हुए हैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो लास्ट तक वीडियो देखें, पूरी चीज़ें समझें और आगे बढ़ते रहें, सेफ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।